हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। विश्व इतिहास बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत विश्व इतिहास की प्रमुख धाराएं, जिसमें पार्ट 1 पर चर्चा हो रही थी 1453 से 1870 वाली सीरीज के अंतर्गत। इसमें एक नए कॉन्सेप्ट पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का नए कॉन्सेप्ट के साथ ही जो है थर्ड यूनिट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। कल से यूनिट 4 स्टार्ट हो जाएगी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 पर आज हम डिस्कस करेंगे और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पूरे विस्तार से समझते हुए इसके विभिन्न पक्षों पर भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ताकि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाए। नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट को याद से देखिए, प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको सभी सेशन देखने को मिल जाते हैं। और अब जो सेशन चल रहे हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रकार का कंटेंट, दोनों ही मीडियम का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेक्चर नंबर 12 पे डिस्कस करने जा रहे हैं आज। इससे पहले 11 लेक्चर हो चुके हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सीरियल वाइज पूरे लेक्चरों को देखिए। नोट्स आप इसकी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो आपको ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जो कि 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही पढ़ाए जा रहे हैं। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर के उनको विजिट कर सकते हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उन्हीं लेक्चरों की नोट्स भी अवेलेबल है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं और पेमेंट नहीं देना चाहते, फ्री में करना चाहते हो, तो जिस तरह से आप बीए की तैयारी बिल्कुल फ्री आप इस लोधाजी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर कर रहे हो, इसी तरह का एक अन्य प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म मेरे ही द्वारा प्रज्ञान हिंदी के नाम से बना दिया गया है यूट्यूब पर, जिसे आप जाकर के सब्सक्राइब कर लें, ताकि उसका नोटिफिकेशन, उस क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। बहुत जल्दी वहां पर क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जिस पर आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे। क्लियर है? और बाकी अगर आप YouTube पे सर्च करते हैं, नया चैनल है, हो सकता है ना मिले, तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से उसके लिंक भी ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। ये हमारा सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है। इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यूनिट कंप्लीट हो ही चुकी है। आज के टॉपिक के बाद में हमारी थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। कल से हम 4 यूनिट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए टेबल ऑफ कंटेंट की चर्चा कर ले जरा। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या पढ़ने वाले, तो सबसे पहले हम व्याख्या पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति 1789 के अंतर्गत। सबसे पहले इसको हम समझेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति एक्चुअल में घटना थी क्या। इसके बाद में इसके कारण जानेंगे, उसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं या फीचर्स देखेंगे, या फिर इसके लास्ट में हम इसके परिणाम देखने वाले हैं। तो इन 4 पॉइंटों के माध्यम से हमारा आज का सेशन कंप्लीट होगा। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड करें तो लेक्चर का रिवीजन लगाने से पहले आपको जो इस स्लाइड में प्रश्न दिए जाते हैं, टॉपिक से संबंधित प्रश्न, उन प्रश्नों को पहले पढ़ेंगे, ताकि उन प्रश्नों का आंसर ही आपको आगे टॉपिक में मिलने वाला होता है। तो दोस्तों, कुछ प्रश्न मैं आपको देकर के जा रहा हूं। ये प्रश्न है, रिवीजन जरूर लगाइएगा, इनमें कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। 5 प्रश्न बेसिकली है, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम व्याख्या से। 4 पॉइंट चूंकि हमने देखे थे, चारों पॉइंटों को 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। फ्रांस की क्रांति, अब चूंकि आप क्लासेस यदि रेगुलर ले रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 से ही ले रहे हैं, तो अब तक जो है आप मस्तिष्क से वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए परिपक्व हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री अब आपको आसानी से समझ भी आ रही होगी, उसके अंदर जो घटना है वो सब समझ आ रही होगी। क्योंकि इतनी लंबी क्लासेस, मतलब कि 11 क्लासेस लेने के बाद, 11 लेक्चर लेने के बाद, तो अब जो है सेशन आपके लिए बहुत ही स्मूथ चल रहे हैं, क्योंकि सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जैसे कल वाले सेशन में हमने अमेरिका की क्रांति को देखा था, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। और उससे पहले हमने ग्लोरियस रेवोल्यूशन देखा था, मतलब गौरवपूर्ण क्रांति देखी थी इंग्लैंड की। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए घटनाएं होती हैं। अमेरिका की जो क्रांति हुई थी, उससे प्रेरित हुई फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति जिस तरह से अमेरिका की क्रांति की बड़ी ही बहुत विशाल विशेषताएं मानी जाती है, उसी तरह से फ्रांस की क्रांति भी पूरे विश्व पटल पर मान सकते दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्रांति फ्रांस की क्रांति को भी कहा जा सकता है। क्योंकि जितने महत्वपूर्ण परिणाम अमेरिका की क्रांति के देखे गए थे, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण परिणाम फ्रांस की क्रांति को लेकर देखे गए थे। 1789 में फ्रांस राज्य में क्रांति हुई, और ये एक ऐसा ज्वालामुखी विस्फोट था, ये एक ऐसा ज्वालामुखी विस्फोट था जो फ्रांस की गर्म धरती पर फूटा था, जिसका लावा सारे यूरोप में फैल गया और जिसके धक्के से सारा संसार कांप उठा।
कहने का अर्थ यह है कि क्रांति से पहले फ्रांस में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, उस प्रकार की शासन व्यवस्था वाले चाहे पूरे विश्व का कोई सा भी देश होगा, वो देश कांप उठा था कि जनता यदि चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जनता ने अपनी असली पावर फ्रांस की क्रांति में बताई थी। इस क्रांति ने पूरे विश्व को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का पाठ पढ़ा दिया था। इस क्रांति को दोस्तों अगर मौका मिले आपको ना, तो एक बार इसको विस्तार से जरूर पढ़िएगा। फ्रांस की क्रांति पूरे डिटेल में जरूर पढ़िएगा। विश्व इतिहास ये आपको छोटी मोटी जो है आपके सीरीज वगैरह में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की कोई बुक लेनी होगी। उस बुक से आप जो है उस वाले टॉपिक को पूरा पढ़ सकते हैं। फ्रांस की क्रांति दोस्तों कहा जा सकता है कि तात्कालिक समय में उस समय की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी, जो जनता के हित में हुई थी, पूर्णतः जनता के हित में हुई थी। और निरंकुश शासक को इस कदर सबक सिखाया था कि इससे पहले दुनिया का कोई ऐसा इतिहास नहीं था जो फ्रांस की क्रांति ने अपने आप में बनाया था। 14 जुलाई 1789 को पेरिस की भीड़ ने बास्तील के किले पर हमला कर दिया। कहां पर? बास्तील के किले पर। बास्तील का किला कहां पर दोस्तों? ये पेरिस में ही एक दुर्ग हुआ करता था, जिसे बास्तील का किला कहा जाए या बास्तील का दुर्ग कहा जाता था। और ये बास्तील का दुर्ग जो है बंदियों को कैद रखने के लिए, बंदियों कैदियों को जो है वहां पर एक तरह से जेल के रूप में माना जाता था। इसको जेल ही थी ये। इस दुर्ग में या इस किले में जो है बंदियों को रखा जाता था। तो पेरिस की जनता ने बास्तील के किले का दरवाजा तोड़ करके और कैदियों को रिहा कर दिया। अब ये जेल तोड़ करके कैदियों को रिहा करने की जो घटना है ना, ये प्रशासन के मुंह पर एक तमाचा होती है। इससे बड़ा अपमान प्रशासन के लिए कोई था ही नहीं। तो एक तरह से जैसे ही ये घटना घटित हुई, समझ लीजिए क्रांति का ऐलान हो चुका था। बास्तील का पतन और युगांतकारी घटना थी, जो निरंकुशता का पतन एवं जनता की विजय का प्रतीक थी। वास्तव में यह क्रांति का उद्घोष था और इसलिए फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता दिवस के रूप में 14 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये व्याख्या के रूप में मात्र आपको इतने कुछ शब्दों का प्रयोग करते हुए व्याख्या वाले बिंदु को कंप्लीट करना है। क्लियर है? अब आइए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे, और अब जरा देखते हैं कि इस पेरिस की जनता ने जिस किले पर हमला किया था, वो किला फ्रांस के लिए क्या मायने रखता था। क्या वास्तविक रूप से 14 जुलाई 1789 को ही क्रांति की शुरुआत हुई थी? और अगर क्रांति की शुरुआत हुई थी, क्रांति को सफलता भी मिली, तो इसके पीछे रीजन क्या क्या थे, कारण क्या थे, वो सारी बातें अब 1 बाय 1 करके जानेंगे, जिससे आपका व्याख्या वाला पॉइंट पूरी तरह से कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की, कि भाई क्यों घटित हुई थी ये क्रांति। जैसे हमने देखा था कि ग्लोरियस जो रिवॉल्यूशन था इंग्लैंड का, उसके पीछे भी कुछ रीजन थे। गौरवपूर्ण क्रांति के पीछे भी कुछ कारण थे। उसी प्रकार से अमेरिकी क्रांति के पीछे भी कुछ कारण थे। तो हर एक घटना के पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होते हैं। तो ऐसे ही कुछ रीजन फ्रांसीसी क्रांति के पीछे भी होंगे, क्योंकि बिना किसी कारण के कोई घटना तो घटित होती नहीं है, ठीक है ना। तो इस घटना के पीछे भी कुछ महत्वपूर्ण कारण थे और ये महत्वपूर्ण कारण आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। इन्हीं को एक एक करके समझेंगे और इनके समझते समझते ही आप ये टॉपिक पूरी तरह से कवर कर ले जाएंगे। हालांकि ये हमारा सिर्फ दूसरा पॉइंट ही है। इसके बाद में हम इसकी विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगे, इस क्रांति की विशेषताओं पर। पॉइंट नंबर 4 के रूप में इसके परिणाम भी देखेंगे कि इस क्रांति का परिणाम क्या हुआ है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है आज वाला, बहुत प्यारा टॉपिक है दोस्तों। लास्ट तक बने रहिए, समझिए इस पूरे टॉपिक को, बहुत आनंद आने वाला है और बहुत सारी जानकारियां जो है ना आपकी डिक्शनरी में ऐड होने वाली है। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं सामाजिक कारण को, ठीक है। सोशल रीजन क्या थे इस क्रांति के पीछे, तो इसमें भी कुछ बिंदुओं के माध्यम से कंप्लीट करते हैं। सामाजिक असमानता, सबसे पहला अगर हम देखें सामाजिक क्षेत्र की अगर बात करें ना, सामाजिक कारणों की अगर बात करें, तो पहला कारण था सामाजिक असमानता। फ्रांस में उस समय जब क्रांति हुई थी, उस समय फ्रांस में 3 वर्ग मौजूद थे। समाज में 3 वर्ग मौजूद थे। कौन कौन 3 वर्ग थे? तो एक तो था पादरी वर्ग, एक था कुलीन वर्ग और एक था जनसाधारण का वर्ग। अगर इसे हम हिंदी में समझे, भारत को परिप्रेक्ष्य में लेकर समझते हैं, तो पादरी दैट मीन्स की ब्राह्मण मान लीजिए, कुलीन दैट मीन्स की क्षत्रिय मान लीजिए, और जनसाधारण दैट मीन्स की या तो आप उनको
एक जनसाधारण जनता मान लीजिए, उसको शूद्र भी कह सकते हो, ठीक है, शूद्र कुछ भी कह दीजिए, एक जनसाधारण। तो जैसे भारत में 4 वर्ग थे, भारत में 4 वर्ग थे, कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी तरह से फ्रांस में 3 वर्ग थे, पादरी, कुलीन और जनसाधारण। तो पादरी और कुलीन जो वर्ग थे दोस्तों, ये धनी वर्ग हुआ करते थे, इनको सरकार की ओर से विशेष अधिकार प्राप्त थे। लेकिन जनसाधारण को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। इन तीनों वर्गों में घोर असमानता थी, घोर असमानता। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि समाज में, सोसाइटी में पादरी और कुलीन वर्ग को, पादरी को कहा जाता था कि पादरी पूजा पाठ करने के लिए होता है, कुलीन युद्ध करने के लिए होता है और जनसाधारण पैसे देने के लिए होती है। इसलिए सिर्फ इनको ही निशाना बनाया जाता था हर बात में। तो असमानता के शिकार थे जनसाधारण। इस कारण से यह सामाजिक मुद्दा भी जो है क्रांति का कारण बना। इसके बाद निर्धन वर्ग पर करों का भार। अब जैसा आपने देखा कि 3 वर्ग थे, पादरी, कुलीन और जनसाधारण, तो इनमें निर्धन वर्ग कौन था? जनसाधारण। और जनसाधारण, जैसे मैंने अभी आपको एक जरा सी एक चुटकुला बोला है ना कि कुलीन वर्ग, कुलीन लोग कहा जाता था, पुरानी कहावत थी फ्रांस में कि कुलीन लड़ने के लिए होते हैं, पादरी पूजा करने के लिए होता है और जनसाधारण पैसा देने के लिए होता है। ये पुरानी कहावत थी फ्रांस में। तो इस कहानी के आधार पर ही जो है निर्धन वर्ग को अपनी आय का 85 से 90% जो कमाई होती थी ना, उस कमाई का 85 से 90% करके टैक्स के रूप में देना पड़ता था। 100 रुपए कमाए हैं तो 90 रुपए सरकार को दे देंगे, 10 रुपए मात्र लेकर के अपने बीवी बच्चों का लालन पालन करेंगे। इससे क्या हुआ? निर्धन वर्ग पूरी तरह से असंतुष्ट हो गया और अत्यधिक धनी कुलीन और पादरी। बड़े मजे की बात तो यह है कि जो धनी वर्ग थे, कुलीन और पादरी, इनको टैक्स ही नहीं देना पड़ता था, टैक्स से फ्री थे, ये छूट थी इनको टैक्स। सोचिए, तो जनसाधारण गरीब तो था ही, और गरीब रहने के पीछे जो रीजन था वो फ्रांस की सरकार ही थी कि जो उनको गरीब बनाकर रखना चाहती थी। संपूर्ण राष्ट्र का जो टैक्स आता था वो जनसाधारण से आता था। कुलीन और पादरी वर्ग से किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं वसूला जाता था। एक असंतोष का कारण ये। इसके बाद नेक्स्ट है सामंतों के विशेषाधिकार। पादरी और कुलीनों को तो विशेष अधिकार दिए ही गए थे, साथ ही साथ सामंतों को भी विशेष अधिकारों से नवाजा गया था सरकार के द्वारा। तो सामंतों को अनेक विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिनसे ये किसानों का बहुत ज्यादा शोषण करते थे। ये किसानों से बेगार के रूप में अपने खेतों में कार्य करवाया करते थे और किसानों पर विभिन्न प्रकार के नियम थोप दिया करते थे, बहुत नियम थोपते थे। यहां तक कि सरकार की ओर से किसानों से कर भी यही वसूलते थे, सामंत लोग ही। सामंतों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। छोटी छोटी जरूरत जो होती थी किसानों की, उनके लिए भी सामंत किसानों को अपने यहीं पर बुलाया करते थे, मजबूर किया जाता था। इस प्रकार से किसान वर्ग भी सामंतों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, जिससे निराशा बढ़ती चली गई। तो ये 3 पहलू आप सामाजिक कारणों के अंतर्गत याद रख सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा जाने, जितना कंटेंट दे रहा हूं ना सफिशिएंट है, परफेक्ट है, इससे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। जितना दे रहा हूं ईमानदारी से उतना कर लीजिए, एकदम परफेक्टली काम होगा आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं राजनीतिक कारण। भाई सामाजिक कारण आप लोगों ने देखा, अब राजनीतिक पॉलिटिकल रीजन क्या क्या थे। तो राजनीतिक कारणों के पीछे सबसे बड़ा अगर कोई कारण था तो वो था पुराने बीज को बोना। मतलब यह कि क्रांति तो घटित हुई थी फ्रांस के लुई 16वें के शासनकाल के समय में, लेकिन वास्तविक रूप से इस क्रांति का कारण लुई 16वां नहीं था, बल्कि उससे पहले के जो 2 शासक थे, लुई 14वां और लुई 15वां, ये जो 2 शासक थे वो इस क्रांति के विशेष उत्तरदायी थे। क्यों? क्योंकि लुई 14वें और लुई 15वें के शासनकाल में फ्रांस के शासन में जो है विभिन्न कई प्रकार की जो है अव्यवस्थाएं फैल चुकी थी, भ्रष्टाचार फैल चुका था, है ना। विभिन्न प्रकार के जितने भी दोष हो सकते हैं ना, वो सारे दोष इसमें समा चुके थे। तो इस कारण से एक कारण तो ये मान ले सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि निरंकुश केंद्रीकृत शासन, जो शासन व्यवस्था थी केंद्रीकृत की, केंद्रीकृत का मतलब क्या होता है? संपूर्ण शासन, पूरे राष्ट्र की शक्तियां एक व्यक्ति में निहित होना, उसको हम केंद्रीकृत शासन बोलेंगे। तो बूब वंश के राजा अत्यधिक निरंकुश हुआ करते थे। जो लुई
जो ये लुई चलता है ना, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, ये एक ही वंश के शासक हुआ करते थे और वंश का नाम क्या था? बूब वंश। ठीक है, तो इसमें लुई 14वें का कहना था कि मैं ही राज्य हूं, समझिएगा, मैं ही राज्य हूं, मतलब पूर्ण था निरंकुश तंत्र का यह संचालक था। लुई 15वें का भी कहना था कि प्रभुत्व शक्ति मुझ में निहित है। राज्य की कोई निश्चित नीति नहीं होने के कारण चारों ओर असंतोष और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। कुल मिलाकर के निरंकुश राजतंत्र यहां पर व्याप्त था। तो निरंकुश राजतंत्र जहां पर होता है वहां जनता के अधिकार नहीं होते हैं, जनता को स्वतंत्रता नहीं होती है, तो जनता कब तक बर्दाश्त करेगी, ये मैटर करता है। भ्रष्ट प्रांतीय शासन, प्रांतों में जो शासन व्यवस्था थी वो भी भ्रष्ट थी। तो फ्रांस में लगभग 35 प्रांत हुआ करते थे। जैसे भारत में जो जैसे राज्य है, इसी तरह से फ्रांस में भी राज्य है। तो राज्य वहां जैसे प्रांत, तो वहां पर प्रांतों को इंटेंडेसी बोला जाता है, इंटेडेसी। ठीक है, प्रांतों को इंटेडेसी बोला जाता है। तो कहा गया कि फ्रांस में 35 प्रांतों में, फ्रांस पूरा 35 राज्यों में विभाजित था या 35 प्रांत थे। प्रत्येक प्रांत में एक राजा ने एक प्रशासित अधिकारी, जिसको इंटेंडेंट कहा जाता है, इसकी नियुक्ति किया करता था। ये जनता की कठिनाइयों को दूर करने की अपेक्षा अपनी आय को बढ़ाने में लगे हुए थे। तो कुल मिलाकर के प्रशासनिक तौर पर भी या प्रशासन में भी जितने भी अधिकारी थे, उन्होंने भी सिर्फ असंतोष फैलाने का ही कार्य किया लगभग। तभी कहीं जाकर के जनता मजबूर हुई क्रांति करने के लिए। उसके अलावा पदों की बिक्री, इस कई सारे कारण हो सकते हैं राजनीतिक कारण, लेकिन उसमें मुख्य जो कारण है वो ले रहे हैं। पदों की बिक्री, तो प्रशासनिक पदों को बेचना राज्य की आय का एक प्रमुख साधन बन चुका था। प्रशासन के जो पद थे ना, उसको बेचिए बोली लगा करके। तो यहां पर जो सामंत लोग थे, जो अमीर लोग थे, उनकी प्रतिष्ठा का साधन बन चुका था ये, कि बड़े से बड़े पद खरीद लेना है ना, अपनी प्रतिष्ठा के लिए। तो जब कोई व्यक्ति अगर किसी पद को खरीदेगा तो वो अपने अनुसार कार्य करेगा उस पद पर। तो इस तरह से भ्रष्टाचार और अशांति समाज में बढ़ना तय था। तो इस सब प्रकार की अशांतियों का बोलबाला हो चुका था फ्रांस में, जिस कारण से क्रांति घटित हुई। तो ये 3 रीजन आप राजनीतिक कारणों के अंतर्गत यूज कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक कारणों की। तो आर्थिक कारण में दिवालियापन, भाई उस समय से फिजूल खर्ची, लुई 14वें और लुई 15वें शासक के द्वारा युद्ध लड़ना, विभिन्न प्रकार के विलासिता के साधनों का प्रयोग करना, है ना। तो इस कारण से क्या हुआ कि राज्य में ना फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, और इतनी फिजूल खर्ची बढ़ रही थी कि उस राज्य का जो व्यय था, खर्च था ना, वो उसकी आय से अधिक होने लगा था। धन की कमी की पूर्ति करने के लिए वो सरकारी पदों को बेचना चालू कर दिया, ऊंची दरों पर विदेशी ऋण लेना चालू कर दिया, जनता पर अधिक से अधिक कर थोप दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, अशांति बढ़ती गई, जनता मजबूर हो गई एकजुट होकर क्रांति करने के लिए। इसके अलावा बेकार की पेंशन एवं भेंटें, कई प्रकार की नोटंकियां लागू थी फ्रांस की उस समय सरकार में। धन का एक बड़ा हिस्सा जो है ना, एक पेंशन या भेंट, उपहार, गिफ्ट के रूप में चला जाता था। कई प्रकार के बेतुके, कुछ भी पेंशन या कुछ भी बेतुकी प्रकार की भेंट का रिवाज था उस समय, जिसका कोई महत्व भी नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था। इसके अलावा विनाशकारी युद्ध, लुई 14वें और लुई 15वें के समय में उसने कई सारे, इन दोनों ने युद्ध लड़े, और सारे युद्ध का भार जो है फ्रांस की आम जनता पर डाल दिया। लुई 15वें ने सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लिया, और इस भाग लेकर के हार भी गया। हारने से वित्तीय संकट पैदा हो गया फ्रांस में। तत्कालीन राजा लुई 16वें ने भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले लिया। ठीक है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, भले ही ये जीत गए, लेकिन सप्तवर्षीय युद्ध में हार चुके थे। तो फ्रांस की जो है स्थिति खराब हो चुकी थी इंग्लैंड के सामने। लुई 16वें ने अमेरिका की क्रांति में साथ दिया, तो इंग्लैंड का वो कट्टर बन गया, शत्रु बन गया। तो इस तरह से उन्होंने फ्रांस की आर्थिक जो स्थिति थी ना, उसको खत्म कर दिया। स्वतंत्रता की भावना को आमंत्रित किया, मतलब जनता के अंदर इस भावना को जगाया उसने। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 के रूप में अन्य कारण देख सकते हैं, जैसे इंग्लैंड का प्रभाव। क्या था इंग्लैंड का प्रभाव, भाई 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था, गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। उसके बाद इंग्लैंड में जो संवैधानिक व्यवस्था ने जन्म लिया, उसने पूरे विश्व को प्रभावित किया था।
1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, जिससे वहां पर निरंकुश तंत्र का खात्मा हुआ इंग्लैंड में, और वहां पर लोकतंत्र पनपा, लोकतंत्र का उदय हुआ। तो इस लोकतंत्र के उदय ने जो है ना पूरी दुनिया की जनता को झकझोर दिया, पूरी दुनिया की जनता को जगा दिया था। उनके अंदर एक आशा की किरण भर दी थी कि आप लोग भी क्रांति करके आप भी स्वतंत्र हो सकते हो। तो फ्रांस की जनता भी इससे प्रभावित हुई। फ्रांस ने अनेक अर्थशास्त्रियों पर इंग्लैंड के एडम स्मिथ का प्रभाव था। तो यहां पर फ्रांस के जो दार्शनिक थे, बड़े बड़े दार्शनिक, वो भी इंग्लैंड के दार्शनिकों से प्रभावित थे और इस प्रकार के विचार वो भी अपनी जनता को दे रहे थे, जिससे जनता जागृत हुई। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 83 तक इंग्लैंड के विरुद्ध हुए अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया था। कल वाली क्लास में हमने पढ़ा भी था ये। इसके दो परिणाम हुए, फ्रांस की आर्थिक दशा पूरी तरह बिगड़ गई और फ्रांसीसी सैनिकों के हृदय में भी फ्रांस की भावना, स्वतंत्रता की भावना जागृत हो गई। फ्रांस की आर्थिक दशा बिगड़ गई और जो फ्रांस की सैनिक थे ना, उनके अंदर अब स्वतंत्रता की भावना जागृत होने लगी। अब वो भी सोचने लगे कि यार क्यों ना स्वतंत्र हुआ जाए। अब वे भी निरंकुश शासन का अंत करके प्रजातंत्र की स्थापना का सपना देखने लगे थे और सैनिकों ने भी जनता का साथ दिया फ्रांस की क्रांति में। इसके अलावा अब दो कारण हम विशेष रूप से देखेंगे तात्कालिक कारण के रूप में। सुधार के प्रयत्नों की असफलता और स्टेट्स जनरल का अधिवेशन। सुधार के प्रयत्नों की असफलता, उन्होंने सुधार के लिए जो प्रयत्न किए, जिसे लुई 16वें ने योग्य वित्त मंत्रियों की मदद से फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। सभी वित्त मंत्रियों का कहना था कि जब तक दिवालियापन, कर की वृद्धि और ऋण जो भारी मात्रा में और ऊंची दरों पर ऋण लिया जा रहा है विदेशों से, इन सबको जब तक कंट्रोल नहीं किया जा सकता तब तक फ्रांस की आर्थिक स्थिति सुधरने वाली नहीं है। इसके अलावा बुराइयों की हद पार हो गई। 1789 में अर्थमंत्री कैलोन ने त्यागपत्र देते समय एक कथन लिखा था। उन्होंने कहा कि फ्रांस एक अपूर्ण देश है, पूरी तरह से बुराइयों से भरा हुआ है तथा वर्तमान स्थितियों में इस पर शासन करना संभव नहीं है या असंभव है। इस प्रकार का ये जो लेख था ना, ये लेख था फ्रांस के ही वित्त मंत्री का, जो इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए और इस्तीफा देते समय उन्होंने ये कथन लिखा था। क्लियर है? तो इस तरह से दोस्तों ये कुछ 5 कारणों पर हमने चर्चा की और उन 5 कारणों में भी हमने कुछ पॉइंटों के माध्यम से इनको अलग अलग करके समझने का प्रयास किया, एक साथ मिक्स नहीं किया ताकि कंफ्यूजन, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। हर क्षेत्र में 2-3-4 जो है हमने पॉइंटों का इस्तेमाल किया है ताकि जो है ना एक सेपरेटली मस्तिष्क में जो है कंटेंट बना रहे आपके रिवीजन लगाने में, ये बहुत हेल्प करेंगे ये पॉइंट। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे हम फ्रांसीसी क्रांति की विशेषताएं, या इसको हम प्रकृति भी कह सकते हैं। आइए इसमें भी हम कुछ पॉइंटों का ही सहारा लेंगे, लगभग 4-5 पॉइंटों पर इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी विशेषता क्या क्या रही है? तो क्रांति की तिथि अनिश्चित। क्या विशेषता? कि फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उसकी तिथि निश्चित नहीं थी। कुछ विद्वानों का मानना था कि यह क्रांति 5 मई 1789 को हुई, तो कुछ विद्वानों का मानना था कि ये 14 जुलाई 1789 को हुई। वास्तव में क्रांति की तिथि किसी भी प्रकार से निश्चित नहीं थी, क्योंकि क्रांति की पृष्ठभूमि जो थी ना, ये न तो 5 मई की देन थी और न 14 जुलाई की देन थी, बल्कि ये पृष्ठभूमि तो बहुत पहले से तैयार हो रही थी। ठीक है, बहुत पहले से तैयार हो रही थी ये पृष्ठभूमि, इसलिए कहा जा सकता है कि फ्रांस की तिथि निश्चित नहीं थी। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, क्रांति के जन्मदाता दार्शनिक नहीं। सामान्य रूप से यह माना जाता है फ्रांस में कि इस क्रांति जो हुई थी, क्रांति के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ था वो वहां के दार्शनिकों का था, जबकि वास्तविकता अगर देखी जाए तो 18वीं शताब्दी के जो ये दार्शनिक थे, इन्होंने क्रांति को जन्म नहीं दिया, क्योंकि दार्शनिकों ने मात्र क्रांति के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसीलिए दार्शनिकों को क्रांति का जन्मदाता नहीं माना जा सकता, इनको प्रचारक मात्र ही समझना चाहिए। दूसरी विशेषता इस क्रांति की। तीसरी विशेषता के रूप में है लुई 14वें और लुई 15वें का शासनकाल।
ये क्रांति लुई सोलवे के समय में हुई थी। ये क्रांति लुई सोलवे के समय में हुई थी, लेकिन वास्तविक रूप से ये क्रांति लुई सोलवे के विरोध में नहीं हुई थी। डिफरेंस समझिए, कब हुई थी क्रांति? जब किसका, फ्रांस पर किसका शासन था? लुई सोलवे का। लेकिन लुई सोलवे के विरोध में नहीं थी ये क्रांति, बल्कि ये क्रांति तो लुई 14वें और लुई 15वें के द्वारा फैलाई गई अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के विरोध में थी। क्योंकि लुई 16वें के द्वारा तो कई प्रकार के सुधार कार्य फ्रांस में किए जा रहे थे, जनता के हित में कई कार्य किए जा रहे थे। लुई 16वें ने तो जनता को मौलिक अधिकार तक प्रदान कर दिए थे, विभिन्न प्रकार के शासन में सुधार किए थे, लेकिन फिर भी लुई 16वें के जो पूर्वज रहे लुई 14वां और लुई 15वें ने जो भ्रष्टाचार फैलाया था, जो अव्यवस्था फैलाई थी, जो दुर्गति फ्रांस की थी, उस दुर्गति ने जनता को क्रांति करने के लिए मजबूर कर दिया और उसका शिकार होना पड़ा लुई 16वें को। क्लियर है? इसके अलावा चौथी जो विशेषता हो सकती है उसको कहेंगे सामंतों का योगदान। सामंतों का योगदान, बहुत से सामंतों ने भी इस क्रांति में भाग लिया था। यार सामंत लोग ना बहुत दिमाग की खाते थे, बहुत समझदार हुआ करते थे, क्योंकि सामंत लोग समझ चुके थे कि जहां प्रशासन में भ्रष्टाचार आया है, अव्यवस्था हुई है, इसी तरह से सामंतवादी व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार फैल चुका है, बहुत गड़बड़ हो चुकी है, और ये सामंतवादी व्यवस्था अब आगे नहीं चल पाएगी। और अगर आगे बना करके रखना है तो इसमें सुधार करना बहुत जरूरी है, और सुधार हम जनता का साथ देकर के ही कर सकते हैं। जनता का साथ नहीं दिया तो सामंतवादी व्यवस्था भी टफ हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो उन्होंने जनता का साथ दिया सामंतों ने, जिससे प्रशासन और कमजोर पड़ गया। क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं इसके परिणामों की, कि इस क्रांति का परिणाम क्या हुआ। जो लुई प्रशासन था किस वंश का था दोस्तों? बूर्बो वंश का। तो बूर्बो वंश का पतन हुआ, पहला परिणाम तो यही हुआ, और नए युग का आरंभ हुआ। 200 से भी ज्यादा सालों से चले आ रहे बूर्बो वंश का तात्कालिक रूप से पतन हो गया। फ्रांस में नए युग का आरंभ हुआ। देश में पहली बार गणतंत्र की स्थापना होती है। फ्रांस में पहली बार गणतंत्र की स्थापना होती है। क्लियर है? इसके अलावा महान सिद्धांतों का प्रचार। अब चूंकि जनता की क्रांति थी, जनता के सिद्धांत थे, तो बड़े ही समानता, स्वतंत्रता जैसे बड़े बड़े सिद्धांत थे, और यही दरअसल देखा जाए तो लोकतंत्र में यही महान सिद्धांत होते हैं। तो फ्रांस की क्रांति ने भी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे महान सिद्धांतों का प्रचार जो है ना पूरे विश्व भर में किया। फ्रांस में ही नहीं, इसकी झलक जो है ना विश्व के हर एक देश में देखने को मिल रही थी। फ्रांस की क्रांति की बहुत महान क्रांति थी, और इससे भारतीय जो सेना नायक थे हमारे, या कहें कि भारतीय क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी जो है फ्रांस की क्रांति से काफी प्रेरणा ली थी, काफी प्रेरणा ली। वो सिर्फ भारत ही क्यों, भारत के समय में जितने भी गुलाम राष्ट्र थे ना, हर राष्ट्र के क्रांतिकारियों ने इनसे प्रेरणा ली थी, हर राष्ट्र के क्रांतिकारियों ने। ठीक है? इसके अलावा पुरातन व्यवस्था का विनाश हुआ। पुरातन मतलब समझ रहे ना, जो परंपरागत रूप से बहुत पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी उसका भी विनाश हो चुका था, क्योंकि बूर्बो वंश का पतन हो गया। और ये बूर्बो जो वंश था यही तो पुरातन व्यवस्था का सिंबल था, है ना। फ्रांस में बूर्बो वंश ही पुरातन व्यवस्था का सिंबल था। तो पुरातन व्यवस्था का विनाश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या धार्मिक दृष्टिकोण से पुरातन व्यवस्था के सभी मुख्य आधारों को नष्ट कर दिया गया। सामंतवाद और सामंती विशेष अधिकारों को भी जो है पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा चर्च का लोककरण, जहां पर पहले चर्च पर जो है भ्रष्टाचार का अड्डा माना जाता था, तो चर्च की जो संपत्ति थी ना, अब उस संपत्ति पर पादरियों के विशेष अधिकार को हटा दिया। पहले चर्च की संपत्ति पर पादरियों का विशेष अधिकार होता था, उसको समाप्त कर दिया। और धार्मिक स्वतंत्रता, इससे क्या हुआ, जनता को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। चर्च का लोककरण कर दिया गया, पोप का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। युद्ध की ज्वाला, क्रांतिकारियों द्वारा बूर्बो वंश को पद से हटाने और लुई 16वें को मृत्यु दंड देने के कारण प्रसा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, स्पेन जैसे राष्ट्रों ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, और यह 23 वर्षों तक इनके विरुद्ध फ्रांस युद्ध लड़ता रहा। भले ही ये 23 वर्षों तक युद्ध जरूर लड़ता रहा, लेकिन उसके बावजूद फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना होती है, वो जनता को उनके पूरे अधिकार प्राप्त होते हैं। वो पूरी दुनिया जहां पर यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र था,
वो हर एक शासन व्यवस्था ने इस क्रांति से एक बड़ा सबक सीखा। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये टॉपिक भी होता है कंप्लीट। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में हम डिस्कस करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट युग के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको एकदम स्मूथली समझ आया होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट जा रहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट यूट्यूब पर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जहां पर आपको सुविधा लगे वहां पर आप कमेंट कीजिए। इस सब के अलावा नए छात्रों को मैं फिर से एक बार याद दिला दूं दोस्तों, जाने से पहले सेशन को बिना लाइक करे नहीं जाओगे आप लोग। नए छात्र हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करके और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि डेली घंटी जैसे लेक्चर इधर अपलोड हो आपके मोबाइल की घंटी बज जाए, कोई क्लास छूटे नहीं। और वाकई आप पढ़ाई को लेकर सीरियस है, वो चाहते हैं आप कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोई परमानेंट क्लास आपको ज्वाइन करना चाहते हैं कि डेली क्लासेस आपको मिलते रहे, तो आइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। जैसी हमारी यहाँ क्लासेस होती है वैसे ही फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया जाता है, ताकि आप लाइव क्लास डेली ले पाएं। और बाय चांस कभी नहीं भी ले पाते हैं क्लास, तो आपके ग्रुप में वो क्लास अवेलेबल रहेगी। जब आपको टाइम मिलेगा तब उस लेक्चर के लिंक को क्लिक करके आप उस क्लास को देख पाएंगे। ठीक है, नोट्स के लिए सभी लेक्चरों की लिंक एक साथ प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिख रहे हैं, इस पर व्हाट्सएप करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।